पर खड़ा कर दिया है। एग्जिट पोल की माने तो देश के अगले पीएम मोदी ही होने वाले हैं, लेकिन इन सब के पीछे मोदी के महायोद्धाओं, मोदी के नवरत्नों की भूमिका कम नहीं है। अपनी खास पेशकश में हम एक एक कर मोदी के नवरत्नों से आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले बात मोदी के सबसे बड़े महायोद्धा अमित शाह की। महाभारत 2014 में बीजेपी का रथ दौड़ा। उस रथ की सबसे मोटी कील यानी धुरी नरेंद्र मोदी बने। दोस्त दुश्मन सबके जुबान पर मोदी मोदी, लेकिन मोदी के इस माइंड गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे अमित शाह। रामलला के दर्शन के साथ ही अमित शाह ने यूपी में मोदी की लहर पैदा करने की मुहिम शुरू की। जिस मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने मैनिफेस्टो में बहुत थोड़ी सी जगह दी थी, उसे अमित शाह ने आते ही चर्चा में ला दिया। और ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। महज 6 महीने में अमित शाह ने यूपी में बीजेपी को चौथे नंबर की पार्टी से नंबर 1 की पार्टी बना दिया। जीत का अंतर अगर कोई बार आएगा तो इस बार श्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद से वाराणसी की सीट पर सबसे बड़ी लीड से जीतकर संसद में पहुंचेंगे। अमित शाह की इसी काबिलियत ने उन्हें मोदी का सबसे करीबी बनाया। साल 2001 में मोदी ने गुजरात की सत्ता संभाली। महज 2 साल के भीतर बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखने वाले अमित शाह मोदी के भरोसेमंद बने। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे। मोदी को जीत की हैट्रिक दिलाने में अहम भूमिका अदा की। करीब 9 महीने पहले बीजेपी ने मोदी के नाम पर मुहर लगाई तो मोदी ने अपने सबसे बड़े कमांडर को देश के सबसे बड़े सूबे का जिम्मा दे दिया। अमित शाह यूपी में बीजेपी की खिसकती जमीन को खोद खोद कर मजबूत करने में जुट गए। पंचायत स्तर से उन्होंने नींव को मजबूत किया और 300 प्लस का दावा ठोक दिया। मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी। अमित शाह ने बीजेपी कैडर को एकजुट करना शुरू किया तो यूपी में सत्ता संभाल रही समाजवादी पार्टी को एक चिंता सताने लगी। इस बीच मुजफ्फरनगर के फिजा में सांप्रदायिक हिंसा का जहर घुला, जिसे हवा देने का आरोप राज्य सरकार पर लगा। बीजेपी को भी सक्रिय होने का मौका मिल गया। अमित शाह इस दौरान यूपी आते जाते रहे, लेकिन इस मुद्दे पर चुप ही रहे। मगर चुनाव तक वक्त आया तो एक बयान से उन्होंने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है। अमित शाह को लोगों ने मोदी का साया माना। उनके सीने पर मोदी को पीएम बनाने की शपथ की छाप देखी। शाह के वफादारी पर मोदी को भी पूरा भरोसा है। अमित शाह बोलते कम है, करते ज्यादा है। गुजरात की 26 सीटों का अंक गणित सुलझाने के बाद इस दफा उन्होंने यूपी की 80 सीटों का बीज गणित भी सुलझा कर रख दिया। सुधांशु वत्स, इंडिया न्यूज। बात करते हैं बीजेपी के नाथ राजनाथ की। ये है मोदी के दूसरे रत्न। दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। मोदी जो सोचते हैं वो राजनाथ की जुबान से निकलता है। मोदी जो करना चाहते हैं राजनाथ उसका ऐलान कर देते हैं। इसी जोड़ी की मेहनत का नतीजा है बीजेपी की ये उम्मीद की अच्छे दिन आने वाले। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अटल आडवाणी दौर का सूरज अस्त हुआ तो बीजेपी के रंगमंच पर राजनाथ और मोदी का उदय हुआ। मोदी जब कभी चक्रव्यूह में घिरते दिखे, राजनाथ ने एक कुशल सेनापति की तरह उन्हें उस चक्रव्यूह से निकाल लिया। अरे मेरी जीत तेरी जीत। महज 9 महीनों में मोदी लहर ने जोर पकड़ा। राजनाथ ने बार बार कहा, अब की बार मोदी सरकार। नरेंद्र भाई मोदी को वैसे ही हम लोगों ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। डेवलपमेंट के मामले में जिसने हिंदुस्तान में मिसाल कायम की है, और मैं कह सकता हूं कि गुजरात के डेवलपमेंट की प्रशंसा केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी अध्यक्ष स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उस राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी प्रशंसा की है। बीजेपी ने दोबारा राजनाथ को पार्टी की कमान सौंपी।
तो सामने महाभारत 2014 का रण सजा था। पार्टी पसोपेश में थी। तय नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह किस चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। राजनाथ ने मोदी के नाम पर बड़ा दांव खेला। महज 5 महीने के अंदर मोदी को चुनाव अभियान कमेटी का मुखिया और बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बना दिया। आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। राजनाथ ने न सिर्फ मोदी के नाम पर मुहर लगाई, बल्कि मोदी के लिए अंगद की तरह अपना पैर जमीन पर जमाए रखा। मोदी की राह में जितने भी रोड़े आए, सबको बारीकी से हटा दिया गया। कहा जाता है कि मोदी को काशी के कुरुक्षेत्र में उतारने का प्लान भी राजनाथ ने ही तैयार किया, ताकि यहां से मोदी की लहर ईस्टर्न यूपी से बिहार तक पहुंचे। तभी तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनाथ काशी पहुंचे। ऐलान कर दिया कि राजनाथ की जन्मभूमि मोदी की कर्मभूमि बनेगी। हमारी इस जन्मभूमि से ऐसा व्यक्ति लड़ना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि का कर्ज उतार पाना ये बहुत कठिन होता है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत भी यदि मैं उतार सकूं, बिल्कुल प्रधानमंत्री यदि कैंडिडेट हमारी जन्मभूमि से होता है तो इससे बड़े गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी लहर को किसी ने सबसे जल्दी पहचाना तो वो है अरुण जेटली। जेटली पर्दे के पीछे से मोदी के लिए काम करते रहे हैं। सालों से वो मोदी को कानूनी सलाह देते आए हैं, तभी तो मोदी भी उन्हें महारथी मानते हैं। 2002 के दंगे हो, वाराणसी के बेनियाबाग की रैली का नामंजूर होना हो, या फिर मोदी को लेकर छोटे बड़े हमले, हर हमले का बचाव पूरी आक्रामकता के साथ किसी ने किया तो उनमें सबसे आगे रहे अरुण जेटली। या विचार के प्रति कभी नीच शब्द का प्रयोग नहीं होता। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस किसी व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया है, वो पूरे देश से क्षमा मांगे। एसी कमरे में बैठकर पार्टी के लिए थिंक टैंक का काम करने वाले जेटली मोदी का नाम लेकर पहली बार निकले और सिद्धू की जगह अमृतसर के समर में उतारे गए। मोदी से करीबी को देखते हुए ही सहयोगियों ने उनका नाम डिप्टी पीएम पद के लिए उछाल दिया, लेकिन वकालत से सियासत तक के माहिर जेटली हमेशा की तरह गंभीर बने रहे। बस मोदी के नाम पर घूम घूम कर वोट मांगते रहे। कि इस चुनाव ਦੇ ਵਿੱਚ जो परिवर्तन की एक लहर चल रही है, ਉਹਦਾ एक स्वाभाविक असर होएगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ਵਿੱਚ एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए वालों असी इस गल से पूरा आश्वस्त हां कि सानू पूरा बहुमत मिलेगा। जेटली और मोदी का रिश्ता बहुत पुराना है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मोदी के हाथ में गुजरात सौंपने में जेटली की अहम भूमिका थी। केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात में नए मुख्यमंत्री की तलाश हो रही थी, तब जेटली ने ही मोदी का नाम सुझाया। साल 2002 में मोदी पर गुजरात दंगों की आंच आई तो जेटली ने कदम कदम पर उनका बचाव किया। जून 2013 में गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को प्रचार की कमान सौंपी गई तो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मुंह फुलाया, लेकिन जेटली हमेशा मोदी के साथ रहे।
बात करते हैं नितिन गडकरी की। मोदी लहर में खुद को अपने आप को फिट करने वाले दूसरे नेता नितिन गडकरी। हालांकि मोदी गडकरी के कुशल प्रशासन की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन सियासत में दोनों की दूरियां साफ नजर भी आती हैं। लेकिन अब गडकरी मोदी के लिए महायोद्धा बन चुके हैं। संघ के दो दुलारे नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी, दोनों खतरों के खिलाड़ी। वक्त ने चाहा दोनों दोस्त बन गए। मोदी के लिए गडकरी दर दर जाने लगे। सरकार बनाने से पहले आडवाणी सुषमा की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी गडकरी को सौंपी गई। एक बात मेरा पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी और निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार देश को मिलेगी। मोदी गडकरी की दोस्ती की सबसे नई मिसाल देखिए। एग्जिट पोल में बीजेपी को जैसे ही बड़ी जीत का अंदेशा हुआ, गडकरी सबसे पहले मोदी से मिले। इसके बाद मोदी के लिए संघ और बीजेपी के बीच की कड़ी बन गए। संघ के उस मीटिंग में शामिल हुए जिसमें अगली सरकार पर रणनीति बन रही थी। इसके अगले दिन 13 मई को गडकरी ने भैया जी जोशी से फोन पर बात की। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह से मिले। एक वक्त था जब गडकरी और मोदी बीजेपी के अंदर दो ध्रुवों के नेता थे। नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष थे तो मोदी और उनके बीच कई बार मनभेद हुए। कहा जाता है कि मोदी गडकरी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष नहीं बनते देखना चाहते थे, लेकिन वक्त बदला तो हालात बदले। कहा जाता है कि मोदी पीएम कैंडिडेट बने तो गडकरी ने उन्हें एक हार उपहार में दिया और यहीं से गडकरी और मोदी के बीच की दीवार गिरने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक के उस पार मोदी के कुछ और नवरत्नों की बात करेंगे। महानायक मोदी के महायोद्धा। मोदी के नवरत्न। स्वागत है। उनकी एंट्री इंडिया शाइनिंग की चकाचौंध में हुई। मोदी उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। वक्त बदला तो वो मोदी के मुरीद भी बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोदी के नवरत्नों में से एक स्मृति ईरानी की। मन में मोदी, जुबां पर मोदी। नरेंद्र भाई जैसे एक सक्षम और बहुत ही प्रतिभाशाली नेतृत्व की जरूरत है। छोटे पर्दे की बहू स्मृति ईरानी मोदी में आदर्श देखती हैं, तभी तो मोदी भी इन्हें छोटी बहना कहते हैं। अमेठी तक जाकर इनके लिए वोट मांगते हैं। सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार भी लुप्त हो जाता है और सवाल पूछ देते हैं, स्मृति ईरानी है? मैं बताता हूं कौन, मेरी छोटी बहन। 2014 के चुनाव में नमो टी पूरे देश में मशहूर हुई। ये आइडिया स्मृति ईरानी का ही था। करीब 10 साल पहले स्मृति टीवी की चमक दमक को छोड़कर राजनीति में आई। एक समय था जब उन्होंने मोदी का विरोध किया था। अब कहती हैं वो उनकी नासमझी थी। नरेंद्र मोदी पर जितने लोगों ने जितने पत्थर मारे, उन्होंने उससे एक सीढ़ी बनाई। उस सीढ़ी पर खुद भी चढ़े और उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाया। ये उनका बड़प्पन। बात करते हैं एक और नवरत्न की जो दिखते कम है, काम ज्यादा करते हैं। नाम है राम माधव। मोदी से इनकी दोस्ती संघ के जमाने से है। जमाना मोदी से रूठता है, लेकिन ये नहीं रूठते। तभी तो पर्दे के पीछे की ये दोस्ती 20 साल से बेमिसाल है। ग्यारह साल बीत गए। मोदी के लिए राम माधव एक सच्चे दोस्त की तरह खड़े रहे। कभी एक मंच पर नहीं दिखे, लेकिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर देश की जनता वोटर चाहता है। राम माधव एक इंजीनियर हैं। अक्सर लैपटॉप साथ रखते हैं। संघ और बीजेपी से हॉट मेल से जुड़े रहते हैं। संघ के अंदर मोदी के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। तभी तो आज संघ खुलकर मोदी के साथ है। मोदी और माधव की वैचारिक दोस्ती पुरानी है। संघ में मोदी माधव से सीनियर थे। राम माधव के कामकाज से मोदी काफी प्रभावित थे। आपने अभी तक मोदी के नवरत्नों में से 6 को जाना है। बाकी के 3 महारथी गुजरात और महाराष्ट्र से हैं। इस रिपोर्ट में देखिए मोदी के ये महायोद्धा कौन है।
पीयूष गोयल। महाभारत 2014 में मोदी लहर चली, मोदी का ग्राफ तेजी से बढ़ा, वो एक ब्रांड बन गए। इसके पीछे दिमाग है 49 साल के पीयूष गोयल का। पीयूष राज्यसभा सदस्य हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। मोदी की रैली, हवाई यात्रा में कितना खर्च हुआ, इन सब का जिम्मा पीयूष ने बखूबी संभाला। सौरभ पटेल गुजरात कैबिनेट में ताकतवर मंत्री हैं। लगातार चौथी बार विधायक बने सौरभ गुजरात के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं। उनके पास ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल समेत 9 अहम मंत्रालय हैं। नर्मदा नहर पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पावर प्लांट पटेल की ही मेहनत का नतीजा है। वो पर्दे के पीछे मास्टर माने जाते हैं। मोदी के करीब होने की वजह भी यही है। आनंदीबेन पटेल। मोदी गुजरात से बाहर निकले तो अपनी राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल पर भरोसा जताया। मोदी की गैर हाजिरी में आनंदीबेन ने कैबिनेट मीटिंग की अगुवाई की। जानकार बताते हैं कि मोदी के लिए आनंदीबेन वैसी ही रही हैं जैसे सोनिया के लिए मनमोहन। तभी तो मोदी के बाद गुजरात की कुर्सी की दौड़ में सबसे आगे आनंदीबेन पटेल का नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे है टुनाइट विद दीपक चौरसिया। महानायक मोदी के महायोद्धा। मोदी के नवरत्न।